कल के बाद हम ये अपना टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट कर रहे हैं, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एज यू नो वेरी वेल, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि ए इन्वर्स जो होता है, ए इन्वर्स सिंपली कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू है ए इन्वर्स, इसका या ए है, तो इसका हम यदि हम फाइंड करेंगे कि इसका ए इन्वर्स क्या होगा, तो ए इन्वर्स दैट मीन्स 1/a, या 5 का जो इन्वर्स क्या होगा 1/5। उसी तरीके से हम मैट्रिक्स में भी इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है इन्वर्स फाइंड करने की, सबसे मेन कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स जो है हमारी, यानी जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0। यानी इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और जिसका मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो ये हमारी नॉन सिंगुलर है। और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, ये हमारी पहली कंडीशंस है। ओके, तो हमने ब्लैक बोर्ड पे पहले से कुछ लिख रखा है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है, ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल, इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल if there exists a square matrix B of the same order such that AB, यानी एक मैट्रिक्स A था उसका मल्टीप्लाई B के साथ करा रहे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है जो कि सेम ऑर्डर n, A का ऑर्डर भी सेम था, B का ऑर्डर भी सेम है, और इसका मल्टीप्लाई कराने से यदि सेम आता है और उसका हम A इंटू B करें या B इंटू A करें, आपको पता ही है सेम ऑर्डर का है तो वो सेम आ जाएगा। तो B इंटू A एग्जिस्ट करता है। इफ़ इन केस ये कंडीशंस होल्ड करती है तो हम यहाँ चिल्ला के कह सकते हैं कि इन सच केस वी से दैट इन्वर्स ऑफ ए इज़ अ बी, यानी बी का जो ए का इन्वर्स है वो बी होगा, तभी उनका मल्टीप्लाई आई एन, यानी तभी उनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। कल हमने एक चीज़ डिस्कस किया था आप लोगों से कि किसी भी इन्वर्स के साथ हम उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, यानी 1/a इंटू ए कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है a इन्वर्स इज इक्वल टू बी। तो ये तो रही आपकी कंडीशंस इन्वर्स के लिए। ये कंडीशंस कैसे हम होगा, तो इन्वर्स निकालने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आप सबसे पहला काम इन्वर्स निकालने से पहले सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करिए, और उस डिटरमिनेंट को नॉट इज इक्वल टू 0 आना ही चाहिए। यदि नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो हमें आगे इन्वर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं। हम आज कह सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं, यानी ए का इन्वर्टिबल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ़ इन केस वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स उसका डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉन सिंगुलर है, तब हम उसका अपने आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। आगे कार्रवाई इन द सेंस शुरू करने का मतलब है कि उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका इन्वर्स का आपने एक कंडीशन देख लिया कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम उसको कह सकते हैं एक उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी बी इज़ अ इन्वर्स ऑफ a। कल हमने एक चीज़ डिस्कस किया था आप लोगों से एडजॉइंट के बारे में। क्या था वो, एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट ए क्या था तुम्हारा, अच्छा आपको अच्छे से मैंने बताया था कि एडजॉइंट ए क्या था, वो मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स इसकी कोफैक्टर की, उसका ट्रांसपोज C11 C12 C1n डॉट डॉट CN1 CN2 डॉट डॉट CNn, n क्रॉस n, यानी n एडजॉइंट ए क्या है, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का अरेंजमेंट है विद ट्रांसपोज। वो जो रिजल्टेंट होगा मैट्रिक्स वो क्या कहलाता है,
एडजॉइंट कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, इस एडजॉइंट में कल मैंने एक न्यूमेरिकल भी लिया था और फिर मैंने वहाँ से एक चीज़ थ्योरम प्रूव किया था कि हम इसके मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ए के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ गया था कल वहाँ पे हमें, मॉड ऑफ ए दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये कल हम देख चुके हैं कि एक मैट्रिक्स में हम उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कल वाली थ्योरम है, कल वाला जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से मैं आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ, वहीं से हम इन्वर्स के लिए आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यदि इसमें हम ये चेक करें कि इस मॉड ए को डिवाइड कर दीजिए आप ज़रा, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन। यानी कि एक मैट्रिक्स ए है और ये भी एक मैट्रिक्स होगी, उसके आगे हमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, वो मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है ना। यानी एक मैट्रिक्स ही ए है, दूसरी मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं और उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इससे पहले अभी ऊपर हम देख चुके हैं कि ए इंटू बी आई एन हो रहा है, दैट मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। इसको ज़रा यहाँ से कंपेयर करिए, ए बी इज इक्वल टू आई एन, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 1 अपॉन adjoint A. B is nothing, it is simply A inverse। B क्या है, A inverse है। तो यहाँ से हमारा एक A inverse का फॉर्मूला निकल कर आया, यानी एक मैट्रिक्स के इन्वर्स का एक फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल के आया कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका एडजॉइंट निकाल लें और उसके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दें, वो क्या निकल आएगा, हमारा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स। यानी कि ए इन्वर्स, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद होता चले। ठीक है। ये चीज़ मैं पुरानी चीज़ों को फिर से रिकैप करा देता हूँ। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, उसके सभी के सभी कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, विद इंक्लूडिंग साइन, यानी -1 की पावर i प्लस जे, और उसके बाद उस पर्टिकुलर रो कॉलम को छोड़ते हुए जो रिमेनिंग पार्ट हमारा मैट्रिक्स का बचता है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, वो हमारा C11 आ जाता है, फिर C12 C13 डॉट डॉट, इस तरीके से हम सारे मैट्रिक्स के कोफैक्टर का अरेंजमेंट निकाल लेंगे। ठीक है। उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, एडजॉइंट निकल आएगा। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमने पहले ही क्या रखा है कि इन्वर्स को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका रीज़न है कि वहाँ से हम ये चेक कर पाएंगे कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है, यानी ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ़ इन केस वो नॉन जीरो आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मॉड ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको ये नीचे आ रहा है, डिवाइड करेंगे, अदरवाइज 0 होगा, तो इसकी ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, यानी हम वहाँ पे कहेंगे कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको करने से पहले एडजॉइंट, आपको पता है कल हमने कितनी मेहनत करी थी, कहाँ से कहाँ को फैक्टर निकालना, फिर उस चीज़ को अरेंज करना, तो उसका फिर ट्रांसपोज निकालना। उससे पहले यदि हमें पता चल जाए तो हम आगे की कार्रवाई हम करेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पूरे पार्ट को नोट कर लीजिए। आपके कभी कभी एग्ज़ाम में या टेस्ट में इसका प्रूविंग भी पूछ लेता है, तो आपको ये स्टेप भी क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टेप क्लियर होना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि तभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको कि इन्वर्स कैसे निकल रहा है। ठीक है, नोट कर लिया जाए। इसके आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो अभी हमने देखा कि क्या है, ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए। ठीक है,
if in case if A and B of same order, if A and B same order, inverse A and B also exist, then AB inverse is equal to B inverse A inverse. ठीक है, ए बी इन्वर्स है यहाँ पे, तो उसका एग्जिस्ट करेगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स. ओके, आइए इसका प्रूविंग देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो ए बी इन्वर्स यानी कि ए बी इन्वर्स इफ, या let us AB inverse exist, then AB inverse is equal to IN AB inverse AB. बात क्लियर है? कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स हमने ये पहले ही कह रहे हैं कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. भाई ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसके आगे बात कर पाएंगे. तो जब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. तो मैंने उसके बोथ उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, और a इंटू बी पॉसिबल है तो b इंटू ए भी पॉसिबल होगा. ठीक है, तो यहां से हम इसको एसोसिएटिव लॉ लगा लेंगे, तो यहां से आ जाएगा ये चीज. यहां पे ए बी, उसके आगे हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक हमने चेक कर लिया था कि हम यहाँ ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स. तो हमने क्लास 9th और 10th में जैसे हम लोग प्रूविंग करते रहे हैं वैसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रूव करना शुरू करते हैं. प्रूफ ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. आपको पता है ए बी इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा, तो इसके बारे में भी चेक कर लें. कि पहला तो ये ए बी का यानी कि मॉड ऑफ ए, कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो कह रहा है. दैट मीन्स ये नॉन इक्वल टू ज़ीरो है और बी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. तो हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. दैट मीन्स ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए बी ये क्या हुआ, हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये हमने पहली कंडीशन चेक कर लिया, देन आगे उसको आगे चल रहे हैं. तो यहाँ पे यदि ये चीज़ होल्ड करेगा, फर्स्ट लॉ से ही चल रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू ए इनवर्स ए. ठीक है, तो अब ये जब ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हम इस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, ये वाला पार्ट इन राइट लेफ्ट हैंड LHS लिया. ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एन. तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी, इसको हम ब्रेक कर दें यहाँ से, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. तो ए, इसका आप मल्टीप्लाई समझ सकते हो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, वही वैल्यू मैट्रिक्स आ जाती है, ये आई है. आपने ये LHS प्रूफ कर दिया. इसी तरीके से ये आप
RHS प्रूव कर सकते हो, क्या है यहाँ से IN इज इक्वल टू AB इनवर्स AB, यानी कि B इनवर्स A इनवर्स AB, यहाँ से B इनवर्स A इनवर्स A B, यहाँ से IN, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वही मैट्रिक्स आ जाती है, क्या आ जाएगा B इनवर्स B देन IN। प्रूव इट, एनी डाउट? ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट जनरल हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि ABC डॉट डॉट कुछ भी तुम्हारा आ रहा है D का इन्वर्स है तो वो आ जाएगा D इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स देन A इनवर्स। ठीक है, दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की इन्वर्स के केस में कि AB का इन्वर्स होगा तो वो होगा B इन्वर्स इन A इन्वर्स के बराबर होगा। AB का इन्वर्स अलग अलग इन्वर्स के उनके मल्टीपल के बराबर होगा। कि AB का इन्वर्स निकालना है मुझे, सपोज कई सवाल आ जाते हैं कि A का इन्वर्स पूछ रहा है, फिर B का इन्वर्स पूछ रहा है आपसे, फिर आपसे कह रहा है कि AB का इन्वर्स निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले AB का मल्टीप्लाई कराओगे, फिर देन अगेन उसके एडजॉइंट निकालोगे, फिर उसका मॉडुलर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब निकालोगे। क्यों? जब हम ऑलरेडी A इन्वर्स निकाल चुके हैं, B इन्वर्स निकाल चुके हैं, तो B इन्वर्स A इन्वर्स का उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि A इन्वर्स B इन्वर्स मत कराइएगा, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स कराइएगा। ठीक है, इस पार्ट को नोट कर लिया जाए, इसकी प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद कर लें। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये तो हमारा इन्वर्स का एक फॉर्मूला ही था। इन जनरल हमने ये कहा कि ABC डॉट डॉट D का इन्वर्स है तो उल्टा चलना शुरू करेगा, D इन्वर्स डॉट डॉट जो भी इधर होगा देन C इन्वर्स B इन्वर्स एंड A इन्वर्स, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट कन्वर्ट हो जाता है और इन अलग अलग इन्वर्स में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ इन केस कोई एक ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि A इन्वर्स का ट्रांसपोज A इन्वर्स होगा। इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इट इज़ गिवन कि इन्वर्टिबल ऑफ A इज exist। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A इन्वर्स का T है, A इन्वर्स का ट्रांसपोज है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी A का इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ A इज इक्वल नॉन इज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो A का ट्रांसपोज भी नॉन जीरो होगा, बिकॉज A ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो A के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि A का नॉन जीरो है तो A ट्रांसपोज भी हमारा नॉन जीरो होगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि AT का इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो हम वहीं अपनी बेसिक डेफिनेशन से जा रहे हैं। A इन्वर्स इज इक्वल टू IN या A इन्वर्स इंटू A। ठीक है, देन ट्रांसपोज लेंगे A इन्वर्स
ट्रांसपोज ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज को हम ब्रेक करेंगे बाय रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। बाय रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज क्या कहता है कि जब भी हम किसी मल्टीप्लाई के ट्रांसपोज करते हैं, यानी यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो कि ए बी में ट्रांसपोज होगा तो क्या कहलाता, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज अ रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज। इस चीज़ की हम डिस्कस किया जब मैंने ट्रांसपोज के केसेस में, तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही रहेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें। यदि हम इस पार्ट को देखें कि ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ए ट्रांसपोज है, दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के साथ, उनका नेट क्या वैल्यू आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे का वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए टी जो है वो ए इनवर्स टी का क्या है, ये चीज़ इनवर्स है। यानी ये कह सकते हो कि ये चीज़ ए इनवर्स टी इसका इनवर्स है। उल्टा भी कह सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज टी है वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। मुझे यही तो प्रूव करना था। ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए इनवर्स ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। आइदर हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, दैट मीन्स ये जो होगा इसका इनवर्स होगा, ठीक है। प्रूव कर लिया। तो यहाँ से ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी इनवर्स का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। यानी किसी भी इनवर्स का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। बार बार मैं चीज़ों को इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठता जाए, आप इन प्रॉपर्टी को अजय से याद कर लें कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं सवाल में। इसे हमें कहीं प्रूविंग करने की तब ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वहाँ उठा के पहले सवाल को हम पहले ये प्रूव करें, दैन उसके बाद उसके हम एप्लीकेशन उसको यूज़ करें। नहीं, डायरेक्ट आप इसे यूज़ करिए। बात क्लियर है? अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन में। उसके आगे हम इनवर्स मैट्रिक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होती है। तो इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये आप लोग भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। और हम देख रहे हो सारे के सारी जो आज की क्लास का जो बेस है वो पिछली क्लास का ही बेस चला आ रहा है। यानी आज की क्लास का जो आगे हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था एडजॉइंट वाली क्लास से, उसके आगे का ही लेक्चर ही कंटिन्यू हो रहा है। उसी में सारी प्रॉपर्टी वो वाली अच्छे से यूज़ हो रही हैं। देखिए कैसे, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, यानी कि ये आता है, यानी ए यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऑब्वियसली बात है कि किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, बट उसके यहाँ पे क्या आ रहा है, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी कि कुछ एडजॉइंट के साथ जो मल्टीप्लाई कराते हैं तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है मुझे, क्या मॉड ऑफ ए 0
0 0, दूसरा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, n क्रॉस n, यानी कि डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा के कर लेंगे। अच्छा, मुझे कह रहा है कि आप इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। देन अप्लाई बोथ साइड डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए ठीक है, तो इसमें भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यदि ठीक। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि लेट अस ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कर सकते हैं हम। तो वैसे यहाँ पे है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी हम तोड़ सकते हैं, तो ये क्या तोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आई। ठीक है, अब याद यहाँ पे हम चेक कर लें, इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा यहाँ पे। तो हम इसको, इस पूरी चीज़ को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, 0 0 देन 0 n क्रॉस n। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे हम जैसे मैट्रिक्स में जो कॉमन लेते हैं तो पूरे एलिमेंट के साथ कॉमन लेते हैं, पर डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि हर एक रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, अगली क्लास हम डिटर्मिनेंट की डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको, डाउट्स को आप थोड़ा सा दबा के रखिए, और अगली क्लास जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो आप उसको इससे इंटर रिलेट कर सकते हो, वहाँ से अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो। हालांकि मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स के केसेस में जो कॉमन लेते हैं हर एक एलिमेंट के साथ लेते हैं, और डिटर्मिनेंट के केस में जो कॉमन लिया जाता है आइदर एनी रो या एनी कॉलम के साथ, कॉलम के रिस्पेक्ट हम उसको उसके कॉमन वैल्यूज़ को हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम में बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके साथ 0 है, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ए वैल्यू कॉमन आ जाएगा, दूसरे से फिर अगली डिटर्मिनेंट, फिर तीसरी, चौथी, डॉट डॉट n, यानी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम यहाँ से हमने कॉमन लिया, इस पहली वाली कॉलम में एक आया, ऐसे समझ लो, दूसरे वाले से दूसरा आया, तीसरे वाले से तीसरा आया, डॉट डॉट डॉट, और ये जो आया ये तुम्हारा ये nth वाला पोजीशन है, nth। तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टोटल की पावर कितना आ जाएगा, n, और यहाँ कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए n-1, ये वाला इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उसमें से एक n की वैल्यू कम कर देगा। यही हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 होगा। ये बेसिक उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने सवाल में, एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा, सवाल स्टार्ट करने से पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करेंगे, तो नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी होगी, तो वहाँ से बस उसके पावर में आप उसके मल्टीप्लाई करा दीजिए। सपोज 3, उसका ऑर्डर 3 का है तो इसका वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 वैल्यू आएगा। यानी हमें इसको आगे न्यूमेरिकल को बढ़ाने की या अपने सवाल को लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपनी छोटे छोटे प्रोसेस को, स्टेप को रिड्यूस करना है। इन कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बार बार यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तब तक ऐसे सही से नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं
इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n then adjoint of AB is equal to adjoint B adjoint A। इस चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आई थिंक बहुत इजी है। हम अपने अपने वही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे। क्या कि A एंड B आर द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट A इज नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए बी हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड नॉन सिंगुलर। ठीक है, दैट मीन्स ए बी का इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स ए बी का इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इससे पहले वाली हम प्रॉपर्टी डायरेक्टली इसमें यूज़ कर लें। क्या कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, और फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली, क्यों हम इतनी झाम में जाएं कि ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वैसे यहाँ भी करें तो ए बी का इन्वर्स है, दैट मीन्स एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ बी देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी या डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो इस केस में ये चीज़ कैंसिल आउट, यानी हैंस एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बात क्लियर है भाई? बस एक देखने का नज़रिया चेंज हो गया, अदरवाइज था ये वही चीज़, ये और ये एक ही चीज़ है, बशर्ते इनके रूप को अलग अलग कन्वर्ट किया गया। कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, तो ए बी इन्वर्स तभी होता है जब उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। ये क्या है, ए बी एडजॉइंट है, इसका एडजॉइंट हो गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, हमेशा उल्टा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 एक बार देख लिया जाए, अच्छे से नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम उसी क्रम में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट ए के इन्वर्स के बराबर होगी। बहुत इजी प्रूफ है, बस सिर्फ इसको एक बार देख लें बस अपने हाथों से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको अच्छे से पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए इंटू ए इन्वर्स क्या है, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हम डिटरमिनेंट अप्लाइंग बोथ साइड, डिटरमिनेंट वैल्यू ए इन्वर्स देन डिटरमिनेंट ऑफ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स ये 1 हो जाता है। तो ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स। ठीक है, यानी हम
ए का इन्वर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें या डिटरमिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करें तो क्या आएगा, सिंपल ए आएगा, पर उसका हम जस्ट इन्वर्स कर दें उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू मैट्रिक्स के इन्वर्स का भी डिटरमिनेंट वैल्यू वहाँ से आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इन्वर्स ऑफ kth पावर ऑफ ए इज द kth पावर ऑफ इन्वर्स ए। ठीक है, बहुत इजी है। तो अब यहाँ पे ये है ए इन्वर्स के, हम इस साइड से लेते हैं चीज़ों को, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो ए के है ये कितने टाइम्स है आपका ए इन्वर्स, जो ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स के है आपका यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए के की पावर इन्वर्स यानी ए डॉट डॉट ए इन्वर्स, यानी ये कितने हैं kth की वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ से यदि हम मल्टीप्लाई पावर का कर सकते हैं तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स डॉट डॉट ए इन्वर्स, क्या आ जाएगा ये, तो ए इन्वर्स ये वैल्यू कितनी होंगी, ये भी के होंगी, के आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए के की पावर इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स के। ठीक है, फाइन, इसे भी ज़रा नोट कर लिया जाए। हम यहाँ पे एडजॉइंट और इन्वर्स को अच्छे से समझने के लिए एक फुल लेंथ न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अभी तक हमने इन्वर्स क्यों स्टडी करी। ठीक है, हमने आपको मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले ही यहीं से स्टार्ट किया था। आई थिंक इन्वर्स मैट्रिक्स का लास्ट भी यहीं से होता है, वहीं से हम इसको इन्वर्स, इसके सवाल से हम लास्ट भी करना चाहेंगे, इसके लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, लीनियर इक्वेशंस की सॉल्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अभी हम नोट करा देंगे बाद में। लेकिन हाँ, इसको ज़रा देखते हैं सवाल को। हमने पहले ही कहा था कि हम मैट्रिक्स को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसको एक लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ समझ सकते हो कि ये 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन हैं। इसको हम यदि अपने जनरल तरीके से लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व लगाया जाता है और किया जाता है, पर इसको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी कोई से सॉल्व हो जाएगा। बस अर्थ सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स का खेल है बस। पर इसको ज़रा देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले चीज़ों को, पहले अपने इस पूरे के पूरे लीनियर इक्वेशन के सवाल को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से, 5 2 1 3 1 2 1 3 4 x y z 16 19 25। ठीक है, ये 3 क्रॉस 1 है। ठीक, ये मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 1 की है। अब आप यहाँ से देखिए, क्या ये पूरा सवाल यही है? कैसे? हमने इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स ले ली, एक्स वाई जेड है, 3 इक्वेशन 3 अननोन है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। एक्स वाई जेड जो वेरिएबल थे हमने यहाँ ले लिया, जो कि हमने 3 क्रॉस 1 की ले लिया। अब आप बड़ी इजी से सवाल देख सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई कराएं तो क्या यही आएगा। देखिए, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कराएंगे, 5x + 3y + z। ठीक है, अब इन दोनों की रिजल्ट मल्टीप्लाई रिजल्टेंट से क्या नेट जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या आने वाला है यहाँ पे? 3 क्रॉस 1। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर रोज बराबर हैं, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। यानी यहाँ से आएगा 5x 3y + z। यहाँ से आएगा
इस रो का इस कॉलम के साथ 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ x प्लस 2y प्लस 4z, और ये मैट्रिक्स इक्वल है तुम्हारी 16, 19, 25। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल की प्रॉपर्टी लग जाएगा। इसका मतलब ये इक्वल ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इसके बराबर इक्वेशन नंबर 3। यानी हमने जो मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन को जो हमने तोड़ा था सही तोड़ा हुआ है। ये बार बार नहीं करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अभी हमने फर्स्ट टाइम आपको बताने के लिए ये चीज़ किया है, जिससे आपको इस कॉन्फिडेंस में आ जाए कि जो हमने किया है वो सही किया है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इस लीनियर इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये चीज़ हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हम सवाल लगाएंगे कैसे। अब देखिए, सपोज करिए ये मैट्रिक्स ए है और इसको हमने मान लिया कैपिटल एक्स और ये ले लिया हमने बी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, आप हर बार ये चीज़ नहीं करेंगे। यानी कि टोटल जो मैट्रिक्स है इनसे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स जो बन रही है उसको हमने ए मान लिया, जो वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स है उसको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर लिया, और जो यहाँ पे उनके इक्वेशंस के जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमने बी ले लिया। यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार के। हमारा टारगेट क्या है, इन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। ये तभी फाइंड होगा जब हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिल जाए। मैट्रिक्स यानी हमें एक्स का मैट्रिक्स मिल जाए तो हम वहाँ से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे और हम बता सकते हैं कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है और जेड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम अपनी इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ए एक्स, यदि आप इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई करा रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी हम उसका प्री मल्टीप्लाई कराएंगे। इफ़ इन केस हम उसका मल्टीप्लाई लेफ्ट कराएंगे तो हम उसका लेफ्ट ही कराएंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। यदि हमने इसको आगे मल्टीप्लाई कराया है ए इन्वर्स बी, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, सिंपली बाई मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, अभी हमने फिनिश किया है कि ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यानी कि हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यानी कि ओवरऑल सवाल में हमें क्या करना है, एक्स वैल्यू निकालने के लिए इस बी के साथ हमें इस ए के इनवर्स का मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ। यदि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा लिया सवाल हमारा सॉल्व हो गया। यानी हमारा मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है यहाँ पे कि हमें उस एक्स वाई जेड के साथ जो मैट्रिक्स बनी है हमें उसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। बात सही है? ओके, चलिए यहाँ से हम इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये बात लॉजिक पूरा समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा, इसके बिना हम सवाल लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही फुल लेंथ मार्क क्वेश्चन इससे आता है। मैं बार बार इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को गलत मत करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई का ही सिर्फ खेल है, ठीक है। तो आई थिंक किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या है आगे हमारा, क्या टारगेट है, ए इनवर्स को फाइंड करना। ए इनवर्स क्या होगा, फिर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ए इनवर्स नथिंग, सिंपली द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी जो एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका इनवर्स जो होता है वही हमें फाइंड करना है, और उसका हम इसके कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें वहाँ से एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आके बाहर आ जाएगी। बात क्लियर है? चलिए
इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं फिर अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, चलिए तो हमारा ये है, ये ए है मैट्रिक्स, ठीक है, और बी मैट्रिक्स तो हम पहले से ही देख चुके हैं, क्या है 16, 19 एंड 25। ठीक, अब हमारा क्या टारगेट रहेगा, इसका एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इनके कोफैक्टर निकालेंगे और उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो बेटा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा प्रोसेस में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए सिली मिस्टेक ना की जाए। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, इसके कोफैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन होगा, वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 6 कितना -2, साइन पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बना रहेगा, यहाँ साइन नेगेटिव रहेगा अगला तो नेगेटिव होगा, यहाँ तो 4 इंटू 2 8 -3, 8 -3 कितना हुआ 5, साइन कैसा नेगेटिव 5। मैं कोई जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेप इसीलिए बार बार चीज़ों को रिड्यूस कर लिया मैंने वहाँ पे। अब मैं बार बार कोफैक्टर C1 C1 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ। इस पोजीशन में जो कोफैक्टर की वैल्यू चाहिए तो पहला क्या होता है, यहाँ पे साइन आता है, देन रिमेनिंग जो पार्ट बचता है इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, ये इसका सब पार्ट बचा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 -6, 4 -6 कितना आ जाएगा -2, साइन पॉजिटिव देन -2, यहाँ -5, 5 क्यों है, साइन माइनस का है, 4 इंटू 8 -3 दैट -5, यहाँ 1 है पॉजिटिव आएगा तो 2 इंटू 2 4 -1 3। बात क्लियर है, ओके। इस पोजीशन पे क्या आएगा, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे तो 3 इंटू 4 कितना 12 -2, 12 -2 कितना 10, साइन कैसा पॉजिटिव देन नेगेटिव, 12 -2 10, साइन माइनस का, देन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस पोजीशन पे 5 इंटू 4 20, 20 -1, 1 इंटू 1 1 करेंगे कितना आएगा 19, साइन कैसा पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, पॉजिटिव 19 आ गया। इस पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव के बाद नीचे क्या आएगा, साइन नेगेटिव आएगा इस पोजीशन पे, तो जब ये पोजीशन नेगेटिव इसको कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, यानी इसकी करें 5 इंटू 2 10 -3 कितना 7, 10 -3 7, बस साइन नेगेटिव। अब हमारा एक रो और बचता है इस पोजीशन पे, तो 3 इंटू 3 9 -1 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, ठीक है, 9 -1 8। इस पोजीशन पे लेंगे तो ये कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 3 इंटू 5 15 -2, 15 -2 13, साइन कैसा पॉजिटिव नेगेटिव देन नेगेटिव। अब ये वाला पोजीशन बचता है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन आने वाला है यहाँ पे। तो इस पोजीशन के लिए फिर क्या 5 इंटू 5 5 -6, 5 -6 कितना करेंगे -1, साइन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन, देन इसका ट्रांसपोज, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट आ गया हमारा -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, ठीक है, ये हमारा। हाँ एक चीज़ और है,
हम ही आपसे बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, वही काम मैंने खुद नहीं किया। क्या नहीं किया? हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पहले से फाइंड कर लेनी चाहिए, यानी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यदि नॉन सिंगुलर ना हुआ तो हमें इन्वर्स निकालना ही नहीं था। क्यों? आज कह सकते हैं डायरेक्टली कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इक्वेशन हैव नॉट एनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट के केस में इधर या रो या एक कॉलम लेते हैं। तो पहला हमने लिया 5, यहाँ से लिया 4 माइनस 6, देन -3, 4 × 2 8, -3 + 1, 2 × 2 4, -1, कितना आ गया? -2, देन 10, 5, यहाँ से बचा 15, यानी यहाँ बचा 3। तो ये आ गया तुम्हारा 10 - 15 25, -25, और 3 कर दें तो कितना बचेगा? -22। यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी है? -22। तो ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, इसे मैं कहीं ऊपर लिख के रख लेता हूँ। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो -22 है। ठीक है, जो कि नॉन इक्वल टू 0 है, यानी हम कह सकते हैं दिस डिटर्मिनेंट हैव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ठीक है, ये कर दिया। तो ए इन्वर्स हम यहाँ से निकाल लिया मैंने। ए इन्वर्स क्या हो जाता है? ए इन्वर्स आपको पता है सीधा सीधा क्या, इस डिटर्मिनेंट में हम मॉडुलस की वैल्यू भाग उसको डिवाइड कर दें, दैट मीन्स 1/-22 -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1। ठीक है, अब इस -1/22 का सब भी ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ए इन्वर्स निकल आएगा। ए इन्वर्स (2/22) 10/22 -8/22। ठीक है, यहाँ से 5/22 -19/22, यहाँ से 13/22, यहाँ से -3/22, यहाँ से 7/22, तो यहाँ से 1/22। ठीक है, तो ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ से हमारा ए इन्वर्स आ गया। ठीक, अब हमारा क्या बचता है? ए इन्वर्स का हम बी के साथ मल्टीप्लाई करा दें। तो जब ए इन्वर्स का बी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से, तो ये ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट है कि ए इन्वर्स का बी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब ए इन्वर्स का बी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट मीन्स ए इन्वर्स बी, तो 2/22 10/22 -8/22। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ सी ब्लैक बोर्ड। 5/22 -19/22 and 13/22 -3/22 7/22 1/22, और इसके साथ हम b का मल्टीप्लाई करा देंगे 16 19 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका मल्टीप्लाई करा दें, इस वाले पार्ट को हम रफ कर दें। ओके, तो x इज इक्वल टू, यानी यही हमारा x है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो
2 इंटू 16 करेंगे कितना 32, ठीक, प्लस 10 इंटू 19 करेंगे तो 190 अपॉन 22, देन माइनस 8 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 8 कर लिया जाए तो 8 इंटू 25 करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 25 के साथ कराएंगे तो ठीक। अच्छा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 80 बाई 22 माइनस 19 इंटू 19 कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, चलिए भाई माइनस 19 इंटू 19 कर लो तो 19 कितना 361 अपॉन 22। अच्छा, उसी तरीके से 13 इंटू 25 ठीक है। अच्छा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 48 बाई 22 देन प्लस ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देख लो, वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए, ऐड कर लिया जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैंने कर लिया 190 प्लस 32 माइनस 200 करेंगे तो 22 बाई 22, 325 प्लस 80 करेंगे देन माइनस 361 करेंगे तो 44 बाई 22, इसको कर लिया तो 10 बाई, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई, या यहीं पे कर लेते हैं हम लोग 1 2 देन 5, ठीक है। अच्छा, x क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x y देन z, वैल्यू क्या आ गई 1 2 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया वैल्यू, क्या मिल गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप समझ सकते हो बड़े इजी गोइंग से हमने इसको निकाल लिया। और यदि हम लोग होमोजेनियस उससे जाते लीनियर इक्वेशन तो इनके कोफिशिएंट को बराबर करते, फिर सब्ट्रैक्शन करते, फिर थर्ड के साथ मैनिपुलेट करते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली थी उसके साथ, और गलत होने के वहाँ भी चांस थी। यहाँ पे कोई चांस नहीं है। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स निकाली, उसका इन्वर्स निकाला और उसके इन्वर्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, और बस वो हमारा जो वैल्यू आया 1 to 5 वो वही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होंगी। बहुत ईजी है, बशर्ते आप इन्वर्स को निकालने में कोई गलती ना करें। और इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स नथिंग, सिंपली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, उससे डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमारा ए इन्वर्स निकल आएगा। और ए इन्वर्स को आप उसके बी के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप इसके एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, एक्स के साथ कंपेयर करा दीजिए, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तुम्हारी। ईजी है, ठीक है। इसे नोट कर लिया जाए। आप अपने सवाल और भी इससे रिलेटेड आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी, आरडी शर्मा वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कहीं डाउट्स हो तो आप मुझे बताइएगा, तो इस चीज़ को लिया जाएगा। लेकिन इसके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये सवाल आपसे नहीं होने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। फुल लेंथ क्वेश्चन है, कंप्लीट पूरा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से एसोसिएट हो जाती है, पूरा मैट्रिक्स का इसके अंदर निचोड़ होता है, ठीक है। तो इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में। ओके, थैंक यू वेरी मच।